नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। तो आज हमारी 16वीं क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता यानी कि 1960 के दशक के बाद जो कविता हिंदी साहित्य में लिखी गई उसका हमने अब अध्ययन करना है। ठीक है ना। अब तक की 15 क्लासेज आपकी हो चुकी हैं और इन 15 क्लासेज में हम अभी तक नई कविता जो कि लगभग 1950 से 1960 के दशक पे चली, उस कविता का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है ना। अब हम इस यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं। 16वीं क्लास आज ये हमारी कविता की आखिरी क्लास है। उसके बाद हमारा गद्य शुरू होगा और कल की जो क्लास होने वाली है वो हिंदी कहानी पर होने वाली है। ठीक है ना। तो इस वजह से आज की ये क्लास है 16 क्लास। और इससे पहले अगर आपने 15 क्लासेस कोई भी क्लास अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकता है। LT मैराथन नाम से एक प्लेलिस्ट लगी हुई है, ठीक है, बनी हुई है आपकी, और वहाँ पर जो है आप पिछली 15 क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है। तो जुड़िए आप लोग फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और फिर हम आज की जो ये प्रश्नों की श्रृंखला है इसको शुरू करते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, तो जुड़िए आप लोग। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, है ना। साठोत्तरी कविता से आशय है। साठोत्तरी कविता से आशय है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। ठीक है। ये ट्राई बॉल दे दिया मैंने आपको। साठोत्तरी कविता से आशय क्या है? 60 कवियों का आंदोलन, 1960 के बाद की कविता, नई कविता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हर कोई बता पा रहा होगा जितने भी लोग अभी तक हैं कि 1960 के बाद की कविता यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है ना। साठोत्तरी कविता से आशय क्या है? 1960 के बाद जो हिंदी साहित्य में कविता लिखी गई उसको साठोत्तरी कविता कहते हैं। कुछ लोगों ने इसके लिए, कुछ लोग समकालीन कविता भी इसी को कह देते हैं। समकालीन मतलब जो आजकल लिखा जा रहा है। तो 1960 के बाद से लेकर के अब तक के जितने भी 60-62 साल है, कई लोग उसको समकालीन कह देते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष विद्वानों का ये कहता है कि इतने जो है लंबे कालखंड को समकालीन कहना ठीक नहीं है, है ना। तो समकालीन शब्द का प्रयोग बहुत सारे लोग 21वीं सदी की कविता के संदर्भ में करने लगे हैं। इस वजह से ज़्यादा सटीक शब्द जो है इसके लिए साठोत्तरी कविता कहना ज़्यादा ठीक होगा। ठीक है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है, 1960 के बाद की कविता साठोत्तरी कविता। वैसे तो शब्द से ही वो दिख रहा है कि साफ साफ इसका मतलब क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, अकविता आंदोलन की शुरुआत किस काव्य संकलन से हुई? एक काव्य आंदोलन चला था अकविता। ठीक है। अंग्रेजी में इसी का ही एक आंदोलन चला था पहले, एंटी पोइट्री, और इसी का जो है हिंदी में जो है इसी के अनुकरण पर हिंदी में एक आंदोलन चला अकविता। तो अकविता आंदोलन की शुरुआत किस काव्य संकलन से हुई? हंस, धर्मयुग, प्रारंभ या फिर इंदु? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभ। ये जो पत्रिका थी प्रारंभ, इसका जो है यहाँ से शुरू होती है आपकी अकविता। इसमें आप लोग देखेंगे प्रारंभ जो ये काव्य संकलन निकाला था, ये निकाला किसने था? तो इसके संदर्भ में आपने लिखना है जगदीश चतुर्वेदी। जगदीश चतुर्वेदी। तो जगदीश चतुर्वेदी ये एक कवि थे, इन्होंने ये काव्य संकलन निकाला प्रारंभ, और यहीं से जो है आप मान सकते हैं अकविता आंदोलन की शुरुआत। और ये जो निकला था ये 1963 ईस्वी में निकला था। ठीक है ना। 1963 ईस्वी में ये जो है अकविता आंदोलन की शुरुआत करने वाला प्रारंभ नाम का काव्य संकलन निकला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकविता से संबद्ध विजप है। विजप, ये एक शब्द है विजप। तो ये विजप क्या है पहले तो ये बताना है आप लोगों ने। काव्य संकलन है, पत्रिका है, साहित्यिक क्लब है या फिर विचारधारा है? विजप ये दरअसल क्या है? विजप तो ये है आपका एक काव्य संकलन है। ठीक है। विजप के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है। ये शब्द पहली बार सुन रहे होंगे बहुत सारे लोग। तो ये विजप दरअसल क्या है? ऐसा शब्द ना कभी सुना है जीवन में और पहली बार सुन रहे होंगे। अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये दरअसल ये विजप है क्या। विजप एक काव्य संकलन है। ठीक है ना। काव्य संकलन है और विजप दरअसल एक एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म है। वी अलग है, ज अलग है, प अलग है, वी ज प। ठीक है ना। ये 3 कवि हुए थे इसमें। ठीक है। 3 कवि हैं इसमें से। ये जो वी का मतलब है गंगा प्रसाद विमल। गंगा प्रसाद विमल। ठीक है ना। ज जो है आपके जगदीश चतुर्वेदी, जिनका हमने ऊपर बात करी थी, कविता जो प्रारंभ काव्य संकलन वाले। तो इसमें लिखेंगे आप लोग जगदीश चतुर्वेदी। जगदीश चतुर्वेदी। ठीक है। और प जो है ये प कौन है? तो प से लिखेंगे आप लोग श्याम परमार।
श्याम परमार, ठीक है ना। तो इन 3 कवियों का एक साथ एक काव्य संकलन निकला था, इन्होंने इसका नाम ही विजप रखा अपने 3 नामों के एब्रीवेशन के आधार पे। वी से है विमल, ज से है जगदीश और प से है परमार, ठीक है ना। तो गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी और श्याम परमार, तो ये याद रखना है, काव्य संकलन है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो, अब आपको बताना है, अभी आपने जिस पर चर्चा की थी कि विजप में किस कवि की कविताएं संकलित नहीं की गई है। विजप जो है इसमें किस कवि की कविताएं संकलित नहीं की गई? गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार या फिर कुमार विकल। तो क्या है इसका सही उत्तर? इसका उत्तर होगा आपका कुमार विकल, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका अपना आप ही सही उत्तर हो गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, बीट पीढ़ी काव्य आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? अच्छा, इससे पहले इन क्वेश्चंस को हम लोग आगे बढ़ें, इससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ आपने ये देखनी है, ये समझने वाली है कि 1960 ईस्वी के बाद, 1960 के बाद कोई बहुत बड़ा काव्य आंदोलन तो नहीं चला, लेकिन छोटे छोटे काव्य आंदोलन जो है चलते रहे। कोई 5 साल चला, कोई 4 साल चला, कोई 6 साल चला, तो छोटे छोटे काव्य आंदोलन चलते रहे, ठीक है ना। और इस वजह से जो है ये 5-6 काव्य आंदोलन आपने याद रखने हैं कि किसने कौन सा आंदोलन चलाया है, ठीक है ना। तो 1960 के बाद की ये मुख्य प्रवृत्ति रही है कि छोटे छोटे काव्य आंदोलन समय समय पर चलते रहे। तो इसी क्रम में सबसे पहले मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बीट पीढ़ी, ये जो काव्य आंदोलन चलाया था बीट पीढ़ी, ये किसने चलाया था? इसके प्रवर्तक कौन है? ठीक है, रविंद्र भ्रमर, नवल किशोर, राजकमल चौधरी या फिर लीलाधर जगूड़ी। तो सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजकमल चौधरी, ठीक है ना। तो बीट पीढ़ी, तो एक आप काम करेंगे, एक टेबल बनाइए आप लोग, ऐसा लिखेंगे इसमें 1960 के बाद के काव्य आंदोलन, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे आप लोग आंदोलन एक तरफ लिखते जाएंगे और दूसरी तरफ ऐसा इसमें करेंगे आंदोलन, और दूसरी तरफ लिखेंगे आप लोग इसका प्रवर्तक, ठीक है ना। तो इस क्रम में आप लोग सबसे पहले लिस्ट बनाइए, पहले नंबर पे लिखेंगे आप बीट पीढ़ी के प्रवर्तक कौन है? राजकमल चौधरी, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, युयुत्सावादी कविता के प्रवर्तक कौन है? युयुत्सावादी कविता के प्रवर्तक कौन है? शलभ श्री राम सिंह, नवल किशोर, राजकमल चौधरी या फिर लीलाधर जगूड़ी। तो युयुत्सावादी कविता के प्रवर्तक कौन है? ये भी एक काव्य आंदोलन है, उसी टेबल में आप लोग बनाते रहेंगे, ठीक है ना। युयुत्सावादी काव्य आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके शलभ श्री राम सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, शलभ श्री राम सिंह युयुत्सावादी कविता के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बना दिया होगा नोट, या फिर स्क्रीनशॉट भी लेते रहो साथ साथ, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन साथ में नोट्स बनाते रहेंगे, वीडियो पॉज करना पड़े चाहे, ऐसा करते रहेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। या फिर अभी आप ये टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करिए, बाद में जब आप लोग पढ़ते समय जो है इनको आप आराम से नोट कर सकते हैं दोबारा देखते हुए उस वीडियो को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नव प्रगतिशील कविता प्रगतिवाद आपको बताया गया था 1936 से 1943, छायावाद के बाद जो चला। तो नव प्रगतिशील कविता एक चली थी उसके बाद से, यानी कि उसी प्रगतिवाद को एक तरह से दोबारा रिवाइव करने के, ठीक है ना, दोबारा उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया उस धारा को। तो उसके यानी कि नव प्रगतिशील कविता के प्रवर्तक कौन है? शलभ श्री राम सिंह, नवल किशोर, राजकमल चौधरी या फिर लीलाधर जगूड़ी। तो ये जो नव प्रगतिशील कविता के ये जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके नवल किशोर, ठीक है ना। नव से भी आप लोग याद रख सकते हैं, नव प्रगतिशील नवल किशोर, ठीक है, ऐसा भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सहज कविता के प्रवर्तक कौन है? सहज कविता के प्रवर्तक कौन है? अब कल से कहानी चलेगा तो सहज कहानी भी आएगा उसमें, जब साठोत्तरी कहानी पढ़ते हैं, समकालीन कहानी पढ़ते हैं, तब एक सहज कहानी नाम से भी आता है एक आंदोलन। लेकिन फिलहाल आपने बताना है सहज कविता के प्रवर्तक कौन है। ये भी एक काव्य आंदोलन है, तो इसके प्रवर्तक आपने बताने हैं। रविंद्र भ्रमर, नवल किशोर, राजकमल चौधरी या फिर चंद्रकांत देवताले। तो जो सहज कविता है इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके रविंद्र भ्रमर, डॉक्टर रविंद्र भ्रमर, ठीक है ना। ये जो है सहज कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। और नवगीत आंदोलन जो चला था, जो कि हम अभी क्वेश्चन के माध्यम से आगे पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के बाद नवगीत आएगा तो वहाँ पे समझेंगे कि नवगीत क्या है। तो नवगीत जो काव्य आंदोलन चला था उसमें भी रविंद्र भ्रमर एक बहुत महत्वपूर्ण गीतकार हैं, ठीक है ना। तो सहज कविता के तो प्रवर्तक हैं रविंद्र भ्रमर, ठीक है। तो ये आपकी एक लिस्ट ये हो जाती है।
तो इस तरह से आपने देखे 4-5 जो मुख्य काव्य आंदोलन चले थे 1960 के बाद, उनको जो है हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये लिस्ट आप लोग ज़रूर याद रखना, कभी हो सकता है कि परीक्षा का मूड बने और वो जो है इस तरह का प्रश्न आपसे पूछ ले। ठीक है, तो कठिन प्रश्न जरूर होगा ये, लेकिन पढ़ के जाएंगे तो आसानी से कर पाएंगे। जो पढ़ लेगा, सीरियसली लेगा इन क्वेश्चंस को, वो निश्चित रूप से इन क्वेश्चंस को करने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, लीलाधर जगूड़ी की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना है जो लीलाधर जगूड़ी की नहीं है? ठीक है ना, लीलाधर जगूड़ी की रचना नहीं है लिखा हुआ है। ठीक है, कई बार बताता हूँ आपको कि नहीं जो शब्द है, मतलब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन कई बार जो है क्वेश्चन गलत पढ़ने की वजह से लोग जो है गलत अटैम्प्ट कर लेते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। ए शंखमुखी शिखरों तक, नहीं सॉरी, शंखमुखी शिखरों पर। दूसरा, संसद से सड़क तक। सी, रात अब भी मौजूद है। और डी है, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। तो इनमें से कौन सी रचना है जो लीलाधर जगूड़ी की नहीं है? ठीक है, ऑप्शन वैसे आपको आसान बना के दिया हुआ है। ठीक है, कठिन भी हो सकता है कि लीलाधर जगूड़ी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। तो बताओ कौन सी नहीं है? तो संसद से सड़क तक, ये जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, ये किसकी रचना है? ये इनकी नहीं है, ये है धूमिल की रचना, सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है, ये जो कवि हुए उनकी रचना है संसद से सड़क तक। लीलाधर जगूड़ी की रचनाएं, ये बाकी रचनाएं लीलाधर जगूड़ी की हैं। 1-2 रचनाएं और देखिए लीलाधर जगूड़ी की। शंखमुखी शिखरों पर हो चुका है। ठीक है, एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना थी, नाटक जारी है। नाटक जारी है, एक रचना ये है। इसके अलावा 1-2 और देखिए, ये आप लोग लिख चुके हैं। एक लिखिए, अनुभव के आकाश में चांद। अनुभव के आकाश में चांद। ठीक है, अगला लिखेंगे आप लोग, लिख सकते हैं आप लोग, घबराए हुए शब्द। रात अब भी मौजूद है, हम लोग लिख चुके हैं। घबराए हुए शब्द, घबराए हुए शब्द। ठीक है ना, तो ये कुछ रचनाएं हैं लीलाधर जगूड़ी की, ये आपने याद रखनी है। लीलाधर जगूड़ी उत्तराखंड से संबंधित लेखक हैं, इसलिए जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, कई बार पूछा भी जा सकता है इनसे क्वेश्चन। ठीक है, और पिछली बार तो ये वाला पूछा गया था। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2021 वाला जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, ये किसकी रचना है? ठीक है, तो लीलाधर जगूड़ी। प्रत्येक रचना आपने याद करनी है, कोई भी छोड़नी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुभव के आकाश में चांद किसकी रचना है? अनुभव के आकाश में चांद, अभी हमने पढ़ा। अनुभव के आकाश में चांद किसकी रचना है? ए शलभ श्री राम सिंह, नवल किशोर, लीलाधर जगूड़ी या फिर धूमिल? तो ये रचना है आपकी लीलाधर जगूड़ी की। ठीक है ना, तो खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, पिछली बार पूछ लिया गया था। अनुभव के आकाश में चांद इस बार पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा रात अब भी मौजूद है, नाटक जारी है, शंखमुखी शिखरों पर, ये कुछ इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। ठीक है, लीलाधर जगूड़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, धूमिल का मूल नाम क्या है? यानी कि जो धूमिल तो इनका पेन नेम था, इस कवि का असली नाम क्या था? सुदामा पांडे, राजकमल श्रीवास्तव, अवतार सिंह संधू या फिर भरत श्रीवास्तव? तो इनका नाम था, बताओ भाई, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया, वैसे पता होगा आप लोगों को। धूमिल का जो मूल नाम था वो था सुदामा पांडे। ठीक है, पूरा नाम इनका सुदामा पांडे धूमिल, इस तरह से नाम आता है। ठीक है, राजकमल श्रीवास्तव कोई कवि नहीं है, ऐसी ऑप्शन फ्रेम किया गया है। अवतार सिंह संधू, ये जो नाम है, ये पाश नाम का जो पंजाबी कवि हुए और आपके यहाँ NCERT में ये रचनाकार लगे हुए हैं पाश नाम से, अवतार सिंह पाश। तो अवतार सिंह संधू पाश नाम से। भरत श्रीवास्तव किसका नाम है? एक कवि हुए हैं मलयज, इसी में आते हैं आपके साठोत्तरी कविता में। तो उनका असली नाम है भरत श्रीवास्तव, मलयज का असली नाम है भरत श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से धूमिल की रचना नहीं है, इनमें से आपको बताना है धूमिल की रचना कौन सी नहीं है? सुदामा पांडे का भारत, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, या फिर डी सुदामा पांडे का प्रजातंत्र? तो बताओ कौन सी रचना है जो धूमिल की रचना नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से। हाँ, तो ये रचना है, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, सुदामा पांडे का भारत, ये कोई रचना नहीं है। इनकी 3 रचनाएं हैं, 3 काव्य संग्रह हैं, और यही आपने याद रखने हैं। ठीक है ना, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये 3 काव्य संग्रह हैं, ये जरूर याद रख लेना आप लोग।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? पहाड़ पर लालटेन ये किसकी रचना है बताइए आप लोग। धूमिल, मंगलेश डबराल, ज्ञानेंद्र पति या फिर लीलाधर जगूड़ी। तो पहाड़ पर लालटेन जो रचना है बहुत महत्वपूर्ण रचना है और बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार है इसका मंगलेश डबराल, और उत्तराखंड से संबंधित कवि हैं, इसलिए जो है इनका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहाड़ पर लालटेन, मंगलेश डबराल। ठीक है, आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते रहना भाई। निम्न में से मंगलेश डबराल की रचना नहीं है। कौन सी रचना है जो मंगलेश डबराल की इनमें से नहीं है? ठीक है, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, या फिर अबूतर कबूतर। तो मंगलेश डबराल की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, अबूतर कबूतर। ये जो रचना है ये मंगलेश डबराल की नहीं है। ये रचना है, एक रचनाकार हैं उदय प्रकाश नाम से। ठीक है, वैसे तो कहानियों में ज़्यादा नाम इनका आता है, लेकिन कविताओं में भी थोड़ा बहुत। तो अबूतर कबूतर ये उदय प्रकाश की रचना है, बाकी जो है मंगलेश डबराल की रचनाएं है। मंगलेश डबराल की अन्य रचनाएं आप लोग देखिए। ठीक है, कुछ कुछ तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं, कुछ और देखिए इसमें। पहाड़ पर लालटेन, ये तो ऊपर क्वेश्चन में भी आपको बताया गया है। पहाड़ पर लालटेन। अगला क्वेश्चन, अगला जो है घर का रास्ता लिख चुके हैं हम लोग, हम जो देखते हैं लिखे हैं, आवाज़ भी एक जगह है, ये भी लिख चुके हैं। ठीक है, एक और देखना है आपने, मुझे दिखा एक मनुष्य। मुझे दिखा एक मनुष्य, और आखिरी लिखेंगे आप लोग, नए युग में शत्रु। नए युग में शत्रु। ठीक है, तो ये जो रचनाएं हैं ये मंगलेश डबराल की हैं। ठीक है ना, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, पहाड़ पर लालटेन, मुझे दिखा एक मनुष्य, और नए युग में शत्रु। ठीक है, ये सारे नोट्स बना लेना भाई। मंगलेश डबराल के इंपॉर्टेंट आदमी हैं और बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि एक ना एक क्वेश्चन तो आपको दिखेगा मंगलेश डबराल से। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया रोज़ बनती है किसकी रचना है? दुनिया रोज़ बनती है किसकी रचना है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मंगलेश डबराल, आलोक धनवा, ज्ञानेंद्र पति या फिर लीलाधर जगूड़ी। तो दुनिया रोज़ बनती है किसकी रचना है? और ये आपके एनसीईआरटी में लगे हुए रचनाकार हैं। पतंग नाम की कविता इनकी लगी हुई है, और सही उत्तर है इसका जानते हैं आप लोग, आलोक धनवा। ठीक है ना, दुनिया रोज़ बनती है ये इनका एकमात्र काव्य संग्रह है, और जो है वहाँ भी आपको दिखेगा। तो दुनिया रोज़ बनती है, आलोक धनवा। ठीक है ना, ये आप जो है रचनाकार हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अगर आपको पीछे बैकग्राउंड में कुछ शोर सुनाई दे रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, वो थोड़ा सा कुछ शायद फंक्शन वगैरह है, तो उसकी जो है आवाज़ आ रही होगी अगर तो। ठीक है, वैसे तो नहीं आएगी, थोड़ा साउंड कैंसिलेशन वाला माइक ये है ही, लेकिन फिर भी ठीक है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे आप लोग। क्लास करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा रुक नहीं सकते हैं उसके लिए। तो दुनिया रोज़ बनती है, याद रखना है, आलोक धनवा की रचना है, एनसीईआरटी में लगा हुआ है और पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लगभग जय हिंद ये किसकी रचना है? लगभग जय हिंद, देखिए इंटरेस्टिंग सा नाम है ना। लगभग जय हिंद किसकी रचना है? वीरेंद्र डंगवाल, मंगलेश डबराल, विनोद कुमार शुक्ल या फिर आलोक धनवा। तो लगभग जय हिंद ये जो रचना है आपकी, यह है विनोद कुमार शुक्ल की। ठीक है, इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं केवल वही जो है करवाता हूँ जो मतलब आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, या जो उत्तराखंड से संबंधित है, या फिर यहाँ तो ज़्यादातर वही है, लीलाधर जगूड़ी और मंगलेश डबराल, इसके अलावा वीरेंद्र डंगवाल। ये 4-5 नाम तो ऐसे हैं जो आपको जो है इसलिए याद करने हैं कि इनका संबंध उत्तराखंड से है। ठीक है ना, लगभग जय हिंद किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की है। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट कवि हैं। ठीक है, इसमें 60 कविता में, तो ये भी आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वीरेंद्र डंगवाल की रचना नहीं है। वीरेंद्र डंगवाल की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना है जो वीरेंद्र डंगवाल की नहीं है? ठीक है, इसी दुनिया में, दुष्चक्र में सृष्टा, सूर्य का स्वागत या फिर स्याही ताल। तो वीरेंद्र डंगवाल की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? जो सूर्य का स्वागत, ये जो रचना है सूर्य का स्वागत, ये जो है आपके इनकी नहीं है। किसकी नहीं है? वीरेंद्र डंगवाल जी की रचना सूर्य का स्वागत नहीं है। सूर्य का स्वागत किसकी रचना है? तो सूर्य का स्वागत है आपकी दुष्यंत कुमार की रचना। दुष्यंत कुमार भी आपके एनसीईआरटी में लगे हुए रचनाकार हैं। ठीक है ना, और गज़ल की दुनिया के
हिंदी गज़ल के प्रवर्तक आप इनको कह सकते हैं दुष्यंत कुमार, ठीक है। सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार की है। बाकी ये 3 रचनाएं जो है आपने वीरेन डंगवाल की याद रखनी है, यही तीनों रचनाएं हैं वीरेन डंगवाल की, सॉरी सूर्य का स्वागत नहीं, ये वाली दुष्चक्र में सृष्टा और स्याही ताल, ये 3 रचनाएं हैं वीरेन डंगवाल की, याद रख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वीरेन डंगवाल भी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, साये में धूप किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है भाई, साये में धूप किसकी रचना है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये सीधा सीधा। साये में धूप किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार, वीरेन डंगवाल, मंगलेश डबराल या फिर विनोद कुमार शुक्ल। तो किसकी रचना है साये में धूप? साये में धूप है आपकी दुष्यंत कुमार की रचना। और ये क्या है? दरअसल एक गज़ल संग्रह है। गज़ल ऐसा लिखा जाता है भाई, गज़ल संग्रह है एक। तो साये में धूप जो है गज़ल संग्रह है, किसका है? दुष्यंत कुमार जी का, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से दुष्यंत कुमार की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना है जो दुष्यंत कुमार की नहीं है? साये में धूप, सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे या फिर शहर अब भी संभावना है। तो इनमें से कौन सी रचना है जो आपके दुष्यंत कुमार की रचना नहीं है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, शहर अब भी संभावना है। ये जो रचना है ये दुष्यंत की नहीं है, ये एक कवि हैं आपके अशोक वाजपेयी, समकालीन कविता में अभी भी लिख रहे हैं। अशोक वाजपेयी बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है, उनकी कविता है शहर अब भी संभावना है, ठीक है। और दुष्यंत की केवल ये 3 ही याद रखनी है, ये 3 ही है, ठीक है, इनके अलावा कुछ नहीं है। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, हाँ एक और है भाई, एक और रचना है दुष्यंत की, ये भी याद रख लेना, ठीक है। जलते हुए वन का वसंत, जलते हुए वन का वसंत। और एक और रचना है, हालांकि ये गीति नाट्य है, ठीक है, तो इसको हम नाटक में भी पढ़ेंगे, लेकिन याद रख लेना एक कंठ विषपाई, ये इंपॉर्टेंट है, एक कंठ विषपाई, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इनका जो है ये है गीति नाट्य है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से नवगीत आंदोलन से संबद्ध कवि नहीं है, ठीक है, नवगीत आंदोलन से संबद्ध कवि नहीं है, आपको ये बताना है। अच्छा, नवगीत एक आंदोलन चला था, नवगीत के बारे में सुन लो थोड़ा सा, ठीक है, नवगीत आंदोलन के बारे में। ये नवगीत आंदोलन दरअसल है क्या, ठीक है, हुआ क्या कि नई कविता, जब कविता जो है आगे बढ़नी शुरू हुई छायावाद के बाद स्पेशली, तो उसके बाद ये समझा जाने लगा कि जो गीत की विधा है, जो गीत है अपने आप में, ये एक इस तरह का जो है कह सकते हैं इस तरह की कविता होती है, इसमें आप लोग जो है प्रेम की और इस तरह की कविताएं तो लिख सकते हैं, लेकिन आधुनिक जीवन की जटिलताओं का जो है चित्रण इसमें नहीं कर सकते हैं। आधुनिक जीवन की जटिलताओं का चित्रण नहीं कर सकते हैं, ये जो है मान लिया गया था, क्योंकि छंद होता है और दुनिया भर के उसमें नियम होते हैं, तो कह दिया गया कि मुक्त छंद की ओर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो गीत जो है लिखने का ट्रेंड जो है ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ कवियों ने मिल करके, कुछ साहित्यकारों ने मिल करके ये स्थापित करने की कोशिश की कि भाई ऐसा नहीं है, गीत में भी जो है हम क्या कर सकते हैं, आधुनिक जीवन की जटिलताओं का चित्रण कर सकते हैं, जो हमारी आजकल की जो जीवन है उसको, उस पर भी आधारित हम क्या कर सकते हैं, गीत लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस दलील के साथ, इस स्थापना के साथ जो है नवगीत आंदोलन भारत हिंदी के साहित्य में आया था, ठीक है ना। तो नवगीत आंदोलन ये है, नवगीत यानी गीत का नए तरीके से एक तरह से क्या हो रहा है, रिवाइव हो रहा है गीत, ठीक है। तो नवगीत वो है। तो नवगीत आंदोलन से संबद्ध कवि नहीं है, नवगीत में केवल यही आपको याद रखना है, 1-2-3 कवियों का नाम याद रखेंगे तो बहुत है। नवगीत आंदोलन से संबद्ध कवि नहीं है रविंद्र भ्रमर, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रमेश रंजक, गोपाल दास नीरज। तो नवगीत आंदोलन से संबद्ध कवि इनमें से ओम प्रकाश वाल्मीकि नहीं है। ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या है, दलित विमर्श के एक बहुत बड़े रचनाकार हैं, दलित विमर्श के, ठीक है, कवि भी हैं और लेखक भी हैं दलित विमर्श के ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो नवगीत से ये संबद्ध नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों, रविंद्र भ्रमर, रमेश रंजक, गोपाल दास नीरज। इसके अलावा 1-2 नाम और आप सुन सकते हैं इनमें, वैसे तो अगर आपने सुना होगा तो अच्छी बात है, जैसे रमानाथ अवस्थी एक रचनाकार हैं, राजेंद्र प्रसाद सिंह एक रचनाकार हैं, इसके अलावा रामावतार त्यागी, बाल स्वरूप राही, रविंद्र भ्रमर तो इसमें है ही, इसके अलावा कुंवर बेचैन एक रचनाकार हैं, ठीक है। तो ये सब
जो है नवगीत आंदोलन से संबद्ध कवि थे। ठीक है, गोपाल दास नीरज को तो आप लोगों ने क्या पता इनका नाम सुना हुआ होगा, ये बहुत प्रसिद्ध कवि हुए और मंचीय कविता के बहुत बड़े कवि थे। ठीक है, जो मंच पर जो कविता होती है ना, कवि सम्मेलन वाली कविता, तो उसमें गोपाल दास नीरज जो है बहुत सुपरस्टार कवि हुआ करते थे अपने ज़माने के। तो नवगीत आंदोलन से संबद्ध कवि गोपाल दास नीरज। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 भाइयों के बीच चंपा, ये किसकी रचना है? 7 भाइयों के बीच चंपा किसकी रचना है? नीरजा माधव, अनामिका, प्रभा खेतान या फिर कात्यायनी? तो 7 भाइयों के बीच चंपा। अब जो है इसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन हम रखेंगे, इसमें से कुछ क्वेश्चन है स्त्री विमर्श के और कुछ क्वेश्चन है आपके इसमें कुछ स्त्री विमर्श के हैं और कुछ दलित विमर्श के हैं। ठीक है ना, फिर जो है आपका जो है समाप्त हो जाएगा। तो 7 भाइयों के बीच चंपा, ये बहुत प्रसिद्ध जो है कविता है और ये किसकी कविता है? नीरजा माधव, अनामिका, प्रभा खेतान या फिर कात्यायनी? तो ये है कात्यायनी जी की है, प्रसिद्ध रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, तो कात्यायनी की रचना है भाई 7 भाइयों के बीच चंपा, बहुत महत्वपूर्ण जो है रचना है, ये पूछा भी जा सकता है, इतनी महत्वपूर्ण रचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। एक और कुछ ही इंपॉर्टेंट कविताएं पढ़ाई जाती हैं यहाँ पे, बहुत दुनिया भर के नोट्स नहीं बताए जाते हैं, क्योंकि अगर दुनिया भर का पढ़ाया जाएगा तो वो तो आप खुद भी जो है देख सकते हैं, किताबें आपके पास एक से बढ़ के एक होती हैं। ठीक है, चाहे प्रतियोगिता साहित्य ले लो, गोविंद पांडे ले लो, कोई भी बड़ी किताब ले लो, कोई भी अच्छी गाइड ले लो, उसमें जो है ये सारी बातें मिलती हैं। लेकिन छांट करके कि कौन से आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, वो छांट करके लाना, वो मेहनत करना, वो मेरा काम है। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसीलिए जो है वीडियो के फॉर्म में आप लोग देखते हैं इस वीडियो को, इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके लिए कंटेंट छांट करके लाया जाता है। ठीक है, और ना बहुत ज़्यादा लाया जाता है, ना एकदम कम लाया जाता है। ठीक, तो टोकरी में दिगंत भी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ये किसकी रचना है ये आपको बताना है, और इसका महत्व जो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा जब इसका उत्तर बता देंगे। नीरजा माधव, अनामिका, प्रभा खेतान या फिर कात्यायनी? तो टोकरी में दिगंत ये जो रचना है ये अनामिका जी की रचना है। अनामिका जी जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण स्त्री विमर्श की रचनाकार हैं। ठीक है, और ये जो टोकरी में दिगंत है ना, इसके लिए 2020 ईस्वी में, ठीक है ना, सन 2020 में इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात यह है, ये महत्वपूर्ण क्यों है, साहित्य अकादमी तो हर साल मिलता है किसी न किसी को, लेकिन ये साहित्य अकादमी जो है खास इसलिए है, विशेष इसलिए है क्योंकि यह किसी काव्य संग्रह के लिए, किसी काव्य संग्रह के लिए हिंदी में दिया गया किसी स्त्री को पहला जो है साहित्य अकादमी था। आज से पहले, यानी कि टोकरी में दिगंत से पहले या अनामिका जी से पहले, 2020 से पहले काव्य संग्रह के लिए, ध्यान देना आप लोग, कविता के लिए, काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी किसी स्त्री को नहीं मिला था हिंदी में। ठीक है ना, तो अनामिका जी जो है पहली हैं जिनको काव्य संग्रह के लिए, वैसे गद्य वगैरह में बहुत मिला हुआ है। ठीक है, गद्य में तो बहुतों को मिला है, लेकिन काव्य संग्रह के लिए पहली बार किसी को जो है साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ तो अनामिका जी को प्राप्त हुआ, और हिंदी भाषा की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए ये जो टोकरी में दिगंत है ये रचना महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, कई बार एग्जामिनर जो है इस तरह की रचनाओं को ध्यान में रख करके आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। ठीक है, इसलिए जो है इस अवेयरनेस के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया था। अगला देखिए, प्रसिद्ध कविता ठाकुर का कुआं किसकी कृति है? कविता पूछी है भाई, कहानी नहीं पूछी है। ठीक है, वैसे कहानी भी है ठाकुर का कुआं नाम से, प्रेमचंद की। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। तो उसी एक कहानी पर आप लोग कह सकते हैं कि उसी कहानी पर आधारित एक कविता लिखी गई थी, ठाकुर का कुआं। और एक सांसद हैं यहाँ आपके, मनोज झा नाम से, उन्होंने जो है राज्यसभा में एक बार ये कविता कही थी और बड़ी प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, 2-3 महीने पहले ही की बात है। ठाकुर का कुआं जो है पूरे सोशल मीडिया पर और जो है हर जगह ट्रेंड कर रही थी ये कविता। ठाकुर का कुआं किसकी कृति है? बताइए किसकी कृति है? डॉक्टर धर्मवीर, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तुलसीराम या फिर जयप्रकाश करदम? तो ये सारे के सारे रचनाकार, पहले तो आप लोग ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे दलित विमर्श के रचनाकार हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये धर्मवीर, इसके बारे में ध्यान रखना, ये डॉक्टर धर्मवीर जो है धर्मवीर भारती नहीं है। ठीक है, धर्मवीर भारती अलग हैं, डॉक्टर धर्मवीर अलग हैं। डॉक्टर धर्मवीर क्या हैं? दलित विमर्श के कवि हैं, दलित विमर्श के लेखक हैं। ठीक है ना। और धर्मवीर भारती कौन है? वो अंधा युग वाले हैं। ठीक है, अंधा युग, और जो उन्होंने, उनका जो उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, वो धर्मवीर भारती अलग है। जिन्होंने धर्मयुग का संपादन किया था वो धर्मवीर भारती हैं। ये डॉक्टर धर्मवीर हैं, दोनों अलग अलग लोग हैं। 3-4 बार बता दी है ये मैंने बात।
ठीक है। हाँ, तो ये जो ठाकुर का कुआं, ये जो रचना है, ये किसकी रचना है, ये अभी हमने नहीं बताया है। ये कृति है आपकी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है ना। इसका सही उत्तर है ठाकुर का कुआं जो है यह है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, ठीक है। तो इसमें मतलब एक तरह से बताया गया है कि ये कविता कुछ कुछ इस तरह से चलती है, पूरी तरह से तो मुझे याद नहीं है, कि मतलब कि खेत ठाकुर का है ना, और जो यानी कि एक तरह से ये है कि काम मजदूरी सब कुछ कौन करता है, हम करता है। हम यहाँ पे कौन है, दलित व्यक्ति है। हमारी कि हल की मूठ पर जो है हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, इस तरह से एक कविता चलती है। बहुत प्रसिद्ध कविता हुई है ठाकुर का कुआं, ठीक है ना। अगली दलित विमर्श की कविता है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। अगली देखिए, अछूत की शिकायत किसकी कृति है। ये बहुत प्रसिद्ध कृति है, इसके पीछे भी रेलेवेंस बताऊंगा आपको, और ये एलटी के लेवल पे पूछा जा सकता है। बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ बेसिक लेवल के 3-4 क्वेश्चन, जैसे अभी जो है ठाकुर का कुआं बड़ी प्रसिद्ध जो है हुई है, और पहले भी थी ही, ठीक है। इसीलिए तो राज्यसभा में कहा गया इस कविता को जो है। तो अछूत की शिकायत किसकी कृति है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तुलसीराम, हीरा डोम या फिर जयप्रकाश करदम। तो ये जो रचना है ये है आपकी हीरा डोम की, ठीक है। ये क्यों है, ये प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि खड़ी बोली हिंदी की पहली दलित कविता जो है इसको माना जा सकता है, ठीक है। पहली दलित कविता इसको आप कह सकते हैं। हीरा डोम की ये कविता थी, अछूत की शिकायत, और ये प्रकाशित हुई थी आपकी 1914 में सरस्वती पत्रिका में, ठीक है। तो दलित विमर्श आप लोग पढ़ रहे हैं 1970, 1980 उसका, लेकिन देखिए कितनी पुरानी कविता है हीरा डोम की। 1914 में सरस्वती में जो है ये कविता प्रकाशित हुई थी, ठीक है। 1914 यानी कि द्विवेदी युग चल रहा था उस टाइम पे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अछूत की शिकायत हीरा डोम 1914 सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस पर कोई नहीं खाना चाहता, आज़ादी एक जूठी थाली है, ठीक है ना। ये एक कविता की पंक्ति है और आपको बताना है ये किसकी पंक्ति है किसकी पंक्ति है। जिस पर कोई नहीं खाना चाहता, आज़ादी एक जूठी थाली है, ये जो कविता की पंक्ति है, और ये किसकी पंक्ति है, धूमिल मंगलेश डबराल, ज्ञानेंद्र पति या फिर लीलाधर जगूड़ी। तो ये है आपकी सुदामा पांडे धूमिल की कविता है, ठीक है ना। तो बहुत प्रसिद्ध है ये वाली पंक्तियाँ, और ये आपने याद रखनी है कुछ पंक्तियाँ। सुदामा पांडे धूमिल की 1-2 कविताएं जो है पढ़ करके जाएंगे आप लोग, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। नक्सलबाड़ी, ये एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, आपको बताना है ये किसकी रचना है। नक्सलबाड़ी किसकी रचना है, धूमिल, मंगलेश डबराल, ज्ञानेंद्र पति या लीलाधर जगूड़ी। तो ये भी है आपकी धूमिल की रचना है, ठीक है ना। नक्सलबाड़ी बहुत प्रसिद्ध रचना है, धूमिल की रचना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो ये दरअसल गज़ल का मतला है। मतला जो है, जो लोग समझते होंगे, मतला कहते हैं, जो गज़ल का पहला शेर होता है उसको मतला कहा जाता है, और इनके बीच जो है काफिया मैच करता है। कोहरा घना है, घना के साथ आलोचना, ये जो है राइमिंग हो रही है ना। तो मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, यह किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं, डॉक्टर धर्मवीर, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तुलसीराम या फिर दुष्यंत कुमार। तो ये है आपकी दुष्यंत कुमार की, ठीक है ना। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, और ये तब कब कहा गया था इसका भी बता देता हूँ आपको। जब 1975 ईस्वी में जब इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था, तो कहा गया था कि क्या होना चाहिए, जो होगा कि व्यक्तिगत आलोचना जो है आप लोग नहीं कर सकते हैं। ये फरमान जारी हुआ था, व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर सकते हैं। और इस व्यक्तिगत आलोचना के नाम पर जो है, मतलब कोई किसी सरकार को भी क्रिटिसाइज़ करे तो उसको जो है ये कह दिया जाता था कि इन्होंने क्या किया है, व्यक्तिगत आलोचना कर दी है, ठीक है। तब जो है इस पर एक तंज कसते हुए कहा था कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। दुष्यंत कुमार का मतला है, दुष्यंत कुमार जी की ये पंक्ति है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब जो है आपकी कविता के सारे जो है हम चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हिंदी कविता जो है आपकी समाप्त होती है। पहली क्लास आदिकाल से लेकर के फिर भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के सारे कालखंडों को पार करते हुए अब हम जो है हिंदी कविता जो है 16वीं क्लास में आकर के समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। कल जो हमारी क्लास होने वाली है हिंदी गद्य पर होगी। गद्य आप लोगों का शुरू होगा, और प्रत्येक विधा पर जो है एक क्लास या फिर 2 क्लास भी आ सकती हैं, ठीक है। तो तैयार रहेंगे आप लोग। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुआ ही होगा, ठीक है। पढ़ रहे होंगे आप लोग, ऐसी भी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो पढ़ते रहिए अच्छे से, मस्त रहिए और खुश रहिए। तो लाइक करना है आपने, और वीडियो को शेयर भी करना है अपने साथियों के बीच,
और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे भाई, ठीक है। आप लोगों के लिए फ्री में मेहनत के साथ कंटेंट लाता हूँ, तो इसका भी मुझे लगता है कि मुझे इसका जो है इनाम जो है सब्सक्राइब के रूप में प्राप्त होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।